आज हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वरों के बारे में। पिछली वीडियो में हम स्वरों को उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था, स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों के भेद। किसके अनुसार? भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों के भेद। भोलानाथ तिवारी को शॉर्ट में कहते हैं BN तिवारी। क्या कहते हैं? BN तिवारी। कुछ किताबों में लिखा है कि BN तिवारी के अनुसार स्वरों के भेद। ठीक है, कुछ किताबों में लिखा है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों के भेद। तो भोलानाथ तिवारी ने स्वरों के दो भेद बताए। कितने भेद बताए? दो। एक जीव के प्रयोग के आधार पर और दूसरा है ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर। ओष्ठ का मतलब होता है ओठ, ओष्ठ का मतलब ओठ। अब जीव के प्रयोग के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? तीन। अग्र स्वर, मध्य स्वर का ही दूसरा नाम है केंद्रीय स्वर और इसी का दूसरा नाम है उदासीन स्वर। ठीक है, केंद्रीय स्वर, मध्य स्वर और उदासीन स्वर एक के ही नाम है। तीसरा है पश्च स्वर। तीसरे स्वर का नाम क्या है? पश्च स्वर। अब मैं कहूं कि ये एक रोड है। क्या है? रोड। अब रोड पर दौड़ कराई जा रही है। क्या कराई जा रही है? दौड़। अब दौड़ यहाँ से स्टार्ट की गई तो कुछ बच्चे बीच में रह गए और कुछ बच्चे पहले नंबर पे आ गए। बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ते हैं, तो जो ताकतवर होता है वो पहले नंबर पे, जो कम ताकत वाला होता है वो बीच में, और जो कम ताकत वाले होते हैं वो सबसे पीछे रह गए। जो आगे आ गए उन्हें अग्र कहा गया, जो बीच में रह गए उन्हें मध्य कहा गया, लास्ट में रह गए उन्हें पश्च कहा गया। बात समझ गए कि नहीं? अब मैं ये बात बोलूं कि ये एक रोड नहीं, क्या थी? जीभ है। क्या है ये? जीभ। तो इतनी लंबी जीभ किसकी होती है? काली माई की। किसकी होती है? काली माई की। तो अग्र, आगे आए अग्र, मध्य में बोले तो मध्य, पीछे रह गए पश्च। यानी आगे वाले स्वरों को अग्र स्वर, बीच वालों को मध्य स्वर, पीछे वालों को पश्च स्वर। अब जीव के प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं तो अग्र का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीव का आगे का हिस्सा काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीव का आगे का हिस्सा काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ठीक, हमारी जीव का मध्य भाग काम करे तो उन्हें मध्य स्वर बोलेंगे। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीव का पीछे का हिस्सा काम करे उन्हें पश्च स्वर बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन भोलानाथ तिवारी ने केवल छोटे आ को, किसको? केवल छोटे आ को उदासीन स्वर माना है। क्या माना है? उदासीन स्वर माना है और इसे केंद्रीय स्वर माना है। कौन सा स्वर माना है? केंद्रीय स्वर। तो छोटे आ को कहाँ रख दिया उन्होंने? बीच में, यानी सेंटर में रख दिया। कहाँ रख दिया? सेंटर में, यानी केंद्र में रख दिया, केंद्रीय स्वर हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कितने भागों में बांटा जीव के प्रयोग के आधार पर? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भाग। अब 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। अब जीव के प्रयोग के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। जो तीन की आकृति लेकर जितने भी वर्ड बनते हैं, यानी जितने भी स्वर बनते हैं, वो सब किसमें आएंगे? पश्च स्वर में। यानी तीन की आकृति लेकर जितने भी स्वर बनेंगे वो सब किसमें आएंगे? पश्च स्वर में। जैसे छोटा आ मध्य में हो गया, छोटे आ के बाद कौन सा स्वर आएगा? बड़ा आ। तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। यानी ये सब कैसे बनते हैं? तीन की आकृति लेके। जैसे ऊ बना, तीन की आकृति लेके क्या बना? ओ बना। समझ गए कि नहीं? तो जो तीन की आकृति लेकर बनेंगे वो सब किसमें आएंगे? पश्च स्वर में। किसमें आएंगे? पश्च स्वर में आएंगे। अब बाकी जो स्वर बच गए वो सब किसमें आएंगे? अग्र स्वर में। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, ये किसमें आएंगे? अग्र स्वर में। किसमें आएंगे? लेकिन भोलानाथ तिवारी ने रि को स्वर नहीं माना। क्या नहीं माना? ऋषि को स्वर नहीं माना। बात समझ गए कि नहीं? जब इन्होंने ऋषि को स्वर नहीं माना तो टोटल स्वर कितने रह गए इनके अनुसार? फिर 11 थे स्वर और ऋषि को निकाल दिया गया, तो टोटल कितने बचे? 10। तो इनके अनुसार स्वरों की संख्या 10। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है
कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो आंसर बता देंगे, कितना होगा? 10। अब ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे तो भोलानाथ तिवारी ने ओष्ठ के आधार पर 2 भागों में विभाजन किया। स्वरों का कितने भागों में विभाजन किया? 2 भागों में। व्रतमुखी, और व्रतमुखी को ही कहते हैं वर्तुलाकार। क्या कहते हैं? दूसरा है अर्धव्रतमुखी, इसी का दूसरा नाम है अव्रतमुखी और अवर्तुलाकार। बात समझ गए कि नहीं? इसी के नाम है। व्रतमुखी का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओठ गोलाकार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? गोलाकार। तो उन्हें व्रतमुखी कहते हैं, यानी व्रत बन जाता है। जिन्हें बोलने पर क्या बन जाता है? व्रत। अब जैसे ऊ बोल के देखो, ओठ गोलाकार हो गए, आगे की तरफ निकला है कि नहीं? तो ओ औ बोल के देखो, ओठ काम कर रहे हैं कि नहीं? तो ये सब कैसे हो गए? व्रतमुखी हो गए। कैसे हो गए? अव्रतमुखी में क्या होगा कि इनमें ओठ गोलाकार नहीं होंगे। इनमें ओठ गोलाकार नहीं, यानी बोलते समय व्रत नहीं बनेगा। बात समझ गए कि नहीं? जैसे बड़ा आ बोल के देखो, ओठ काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। एक आई, इनमें ओठ काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे हो गए? अव्रतमुखी। कैसे स्वर हो गए? अव्रतमुखी। अब पश्च स्वर की बात करें तो एक डॉक्टर वाला ओ बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? डॉक्टर वाला ओ। ये आगत स्वर के नाम से भी जानते हैं इसे, आगत स्वर। आगत स्वर इसलिए कहते हैं कि विदेशी भाषा से आया हुआ है। ये स्वर कहाँ से आया है? विदेशी भाषा से। अब विदेशी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी का स्वर है। किससे लिया गया है? अंग्रेजी से लिया गया है। बात समझ गए कि नहीं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर वाले ओ को किस भाषा से लिया गया है? तो किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है सर? और ये किस श्रेणी में आता है? पश्च स्वर की श्रेणी में आता है। समझ गए कि नहीं? अब प्रश्न उठता है कि पश्च स्वर में कुल कितने स्वर आते हैं? पश्च स्वर में कुल कितने स्वर आते हैं? तो 1 2 3 4 5। कितने आते हैं? 5। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये कौन सी भाषा का है? विदेशी भाषा का, हमारी भाषा का नहीं है। इस वजह से पश्च स्वर में कुल कितने स्वर आते हैं? 5। उदासीन स्वर में केवल 1। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे छोटे आ को हम कहते हैं मध्य स्वर, केंद्रीय स्वर, उदासीन स्वर, कंठवर्ड। क्योंकि ये कहां से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, तो कंठवर्ड। समझ गए कि नहीं? अब जैसे व्यंजनों को पूरा करता है, जैसे क लिखा है, क को हम कैसे लिखेंगे? क प्लस अ, तभी तो मिलकर पूरा किया, क बना। क्या बना? तो इस वजह से इसको कहते हैं व्यंजन पूरक। व्यंजन पूरक वर्ड। व्यंजन पूरक वर्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है? अब ये सबके साथ चल देता है, इसको ज्ञान नहीं है कि हमें किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना, इसको कोई बोध नहीं है। तो इस वजह से इसका नाम रख दिया अबोध वर्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? अबोध वर्ड। अबोध वर्ड भी कहते हैं किसको? छोटे आ। ठीक है? अबोध वर्ड किसे कहते हैं? छोटे आ। अब इसका तीसरा नाम रख दिया। अब ये व्यंजनों के साथ क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। व्यंजनों के साथ चलता है, अपनी जीजा लगा देता है उनके साथ। तो इस वजह से इनको कहते हैं शहीद वर्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? शहीद वर्ड। तो छोटे आ के कितने नाम हो गए? अबोध वर्ड, शहीद वर्ड, कंठ वर्ड, व्यंजन पूरक वर्ड, उदासीन स्वर, मध्य स्वर, केंद्रीय स्वर। इतने सब नाम किसके हैं? छोटे आ के। ठीक है? तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों के कितने भेद? 2। उन्होंने किसको स्वर नहीं माना? तो ऋषि को स्वर नहीं माना। समझ गए मेरी बात? तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी हो गई भोलानाथ तिवारी के अनुसार? 10। कितनी हो गई? 10। जीव के प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में छोटी है बड़ी है, मध्य में केवल छोटा अ, पश्च में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, डॉक्टर वाला ओ। व्रत ओष्ठ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, व्रतमुखी और अर्धव्रतमुखी।
यानी व्रतमुखी में छोटा हो बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो। अर्धव्रतमुखी में क्या है कि बड़ा आ, छोटी ही, बड़ी ही, छोटा है, बड़ी है, ये सब किस में आ गए? अव्रतमुखी में। बात समझ गए?